हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल ओ माई मैथ्स पर। मैं हूं सचिन मिश्रा, आपका दोस्त एंड होस्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैट्रिसेस सेक्शन में के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं, जो कि एक कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में। ठीक है। आपको कुछ इक्वेशंस दी जाती हैं एग्जाम में, और ये कहा जाता है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। जैसे गेट, आईआईटी जेई और आईटी जेएम, टीजीटी, पीजीटी में ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, जहाँ से आपको क्वेश्चन सीधा सीधा होता है, चेक वेदर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। और इसके साथ में एक क्वेश्चन और आता है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट तो ठीक है, साथ ही साथ ये बताना होता है कि यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइट सोल्यूशन है, या फिर दोस्तों नो सोल्यूशन है ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो पहला प्रोसेस तो दोस्तों कंसिस्टेंसी को लेकर के, और दूसरा चीज है कि यूनिक, इनफाइनाइट और नो सोल्यूशन। इन दो चीजों के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं टॉपिक्स में। ठीक है। तो बात करते हैं, पहले मैं इसको आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को जानना है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कितने टाइप्स की होती हैं। बहुत ही स्लाइट सा डिफरेंस होता है। एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन होती है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस, और एक है नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए, वो नॉन होमोजीनियस के लिए मिलेंगे। ठीक है। बट यहाँ साथ में हम ये भी सीख ले रहे हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में फर्क क्या होता है। आप देख रहे होंगे, आपके सामने ही एग्जांपल है। इन दोनों ही टाइप ऑफ इक्वेशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जब a1x b1y c1z इज इक्वल टू जीरो, ऐसे यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जीरो है, यहाँ पर जीरो है। इधर इक्वेशन में आप नॉन होमोजीनियस में स्टूडेंट्स देख रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू जीरो, सॉरी d1 है। a2x b2y c2z, ये d2 है, यानी कि ये d1 d2 जो भी है ये जीरो नहीं है। ठीक है। अगर इसे वन वर्ड में मैं कहना चाहूँ, तो अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax इज इक्वल्स टू जीरो है तो वो होमोजीनियस है, और अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax इज इक्वल्स टू b है तो वो नॉन होमोजीनियस है। यहाँ पर b जो है ये आप कह सकते हैं d1 d2 d3 वाली मैट्रिक्स है, और a जो है ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो यहाँ से x y z के कोफिशिएंट से मिलकर के बनेगा। तो ये दोस्तों हो गया ax इज इक्वल टू जीरो, और ये हो गया ax इज इक्वल टू b। आप इस तरीके से इन दोनों में पहले तो सेपरेट करके इसको डिफरेंस को समझ सकते हैं कि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन क्या है और नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस क्या है। ठीक है। अब दोस्तों मैं इसके ऊपर बात करने वाला हूँ कि कैसे कंसिस्टेंसी को चेक करते हैं। उसके पहले हम ये सीखेंगे कि दोस्तों कोफिशिएंट मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अब इसी इक्वेशन को आपको कोफिशिएंट मैट्रिक्स अगर मैं पूछूं, तो आपके वेरिएबल आपको फाइंड आउट करने हैं। क्या वेरिएबल क्या है दोस्तों? एक्स वाई जेड। इन दोनों इक्वेशन में कहीं भी देख लीजिए आप, वेरिएबल क्या है? एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड के जो भी इक्वेशंस दी हैं उसमें जो भी कोफिशिएंट्स हैं, वो आपको उनको आप एज इट इज रो में सेटअप कर दीजिए, आपके कोफिशिएंट मैट्रिक्स फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे? आप देखिए यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1z है। तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या है? a1 b1 c1। मैंने यहाँ फर्स्ट रो में देखिए a1 b1 c1 को रख दिया। ऐसे नेक्स्ट रो में a2 b2 c2, और थर्ड रो में a3 b3 c3। अब वेदर दो इक्वेशन है तो दो रो बनेंगी, थ्री इक्वेशंस हैं तो देर आर थ्री रोज, मैनी इक्वेशंस है तो जितनी भी रोज, जितनी इक्वेशंस उतनी रोज इस तरीके से डेवलप हो पाएंगी। ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका है, फिर से बता रहा हूँ। कोफिशिएंट्स जो है एक्स वाई जेड, जो भी वेरिएबल है, एक्स वाई जेड या यू वी डब्ल्यू, कुछ भी हो सकता है एग्जाम में, उन वेरिएबल्स के साथ जो भी कोफिशिएंट लिखे हैं एज इट इज हॉरिजॉन्टली उनको यहाँ पर आप लिख दीजिए, और अपनी एक एक करके रोज को उसको सेटअप कर लीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन जाती है। दूसरी मैट्रिक्स दोस्तों एक और हमें बनानी होती है, जिसे हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है? ए, और इस तरीके से दो डॉट लिख करके या रेशियो लिख करके आप कुछ भी लिख सकते हैं, मान सकते हैं इसको, और बी को लिख देते हैं। और ये ए ऑगमेंटेड, इसको बोलते कैसे हैं? ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स बोलते हैं, या ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए भी बोल दीजिए तो भी चल जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, जो भी a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3 आपने इक्वेशन से लिखे, उनको ऐसे ही लिख दिया जैसे यहाँ पर दो डॉट्स बनाए, वैसे ही दो डॉट्स बना करके नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में जो इक्वल के इस तरफ लिखा हुआ पार्ट है d1 d2 d3, उसे आप एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। तो ये दोस्तों आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तैयार हो गई, और यहाँ पर मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स तैयार हो गई। ये मैंने आपको कोफिशिएंट और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसलिए बताया क्योंकि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स हमें देखना होगा कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के तौर पे, और हमें इन दोनों ही मैट्रिसेस को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है। किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में अगर हम लोग कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को चेक कर रहे हैं, तो वी शुड यूज
वी शुड चेक रैंक ऑफ मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, और ये दोनों ही काम हमें सेपरेटली करने होते हैं, फिर हमें कंडीशन की तरफ देखना पड़ता है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं दोस्तों। अब मैं आपसे बात करूंगा कि कंडीशन फॉर द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो भी होती हैं, जैसे कि नॉन होमोजेनियस के लोग यहाँ बात कर रहे हैं, तो उसमें कंडीशन क्या है कंसिस्टेंसी के लिए, ठीक है। और उसी के साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगा कब इक्वेशंस में यूनिक सोल्यूशन होगा और कब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप जानते हैं ये रैंक का साइन होता है, ठीक है। ये जो है ये रैंक का साइन होता है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में रैंक ना लिख करके इस तरीके से लिखते हैं। तो रैंक ऑफ ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द रैंक ऑफ ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, या रैंक ऑफ ए बी ऐसे बोल दीजिए आप। अगर ये दोनों ही रैंक इक्वल है, मींस ऊपर एक बार देख लेते हैं, ये आपकी मैट्रिक्स ए है और ये ए बी है। अगर इन दोनों की रैंक सेम आ रही है, ए की अलग से और ए बी की अलग से, अब कैसे करना है वैसे ही हमें करना है जैसे रो ऑपरेशन में मैंने आपको सिखाया है इसके पहले की वीडियोस में रैंक निकालने के लिए। तो हमें क्या देखनी होगी, पहले हम ए में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें एक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करना होगा, और एक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद हम क्या करेंगे, देख लेंगे कि ए में कितनी नंबर ऑफ रोज हैं जो जीरो नहीं है, सॉरी ए में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को हम काउंट करेंगे, ओके। और ए बी में एक साथ हम नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को काउंट करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो देखेंगे ए की तरफ देखेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स, जबकि ए बी की तरफ देखेंगे तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन सकती है, राइट। तो हमारे पास रो ऑपरेशन है जिससे हम इसकी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को लुकआउट करके और उसकी रैंक के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इतना दोस्तों हम जब करेंगे तो इसके बाद दो कंडीशन, ये तो हो गई कंसिस्टेंट है। अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी है तो देन इट मींस कि ये कैसी इक्वेशन है, कंसिस्टेंस इक्वेशन है, कंसिस्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। अब कंसिस्टेंट इक्वेशन में दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं दोस्तों, एक है यूनिक सोल्यूशन की और एक है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन की। तो कब यूनिक सोल्यूशन होगा और कब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा ये देख लीजिए। अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए भी है, ये तो होगा ही होगा क्योंकि कंसिस्टेंट की बात कर रहे हैं, ये दोनों ही कंडीशन कंसिस्टेंट इक्वेशंस में ही रहेंगी, तो ये तो है। लेकिन ये जो जितनी रैंक आ रही है दोस्तों वो नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल है, तो ऐसे में यूनिक सोल्यूशन होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने ऊपर एक जो अभी आपको ले रखा है इक्वेशन लिख रखी है, सपोज रैंक ऑफ ए आई आपकी 3 और रैंक ऑफ ए बी आपका आया, ए बी आ गया 3, ठीक है, दोनों ही 3 आ गए। ऊपर आपने इक्वेशन देखा था एक्स वाई और जेड, किसी भी इक्वेशन देखें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 3 वेरिएबल्स, वी हैव 3 नंबर ऑफ वेरिएबल्स और अननोन्स, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं, अननोन्स बोलिए वेरिएबल, एक्स है वाई है और जेड है। तो कितने अननोन्स है दोस्तों, नंबर ऑफ अननोन्स भी कितने हो गए 3, ठीक है। जब अगर ऐसी कंडीशन आ रही तो हाँ ऐसे में जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट तो है, पहले ही पता चल चुका है, साथ ही साथ इसमें जो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है वो यूनिक सोल्यूशन हो रहा है। यूनिक सोल्यूशन से मेरा कहने का मतलब दोस्तों ये कि एक्स और वाई और जेड की एक और केवल एक वैल्यू ही एग्जिस्ट करेगी जो उन इक्वेशन का सोल्यूशन होगी। इट मींस यू कैन से इन अदर वर्ड्स x y z has only and only one value which satisfy these equations, okay। बट सपोज जो दूसरी कंडीशन लिखी है यहाँ पर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी बट नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, अब ये मैं इसी को यहाँ चेंज कर दूं, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी दोस्तों 2 है, ओके। रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी ये दोनों ही 2 है, तो इट मींस कंसिस्टेंट तो है भाई, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी का इक्वल होना जरूरी है, तो कंसिस्टेंट तो हो रही है। अब आगे बात क्या करनी है, नंबर ऑफ अननोन्स, लेकिन नंबर ऑफ अननोन्स कितने हमारे पास 3 है, नंबर ऑफ अननोन्स 3 है। तो अगर रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ए बी तो इक्वल है कंसिस्टेंट है, लेकिन नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल नहीं है, दैट इज यहाँ पर 3 है, रैंक कितनी है 2। तो ऐसे में जब नंबर ऑफ अननोन ज्यादा ही होंगे और रैंक जो है वो कम होगी, ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंट होगी। कंसिस्टेंस कहां से होती है, इस कंडीशन से, तो ये कंडीशन तो फॉलो हो रही है, लेकिन नंबर ऑफ अननोन्स वाली बात जो है वो नहीं फॉलो हो रही है, वो इक्वल नहीं है। तो दोस्तों ऐसे में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, यानी एक्स वाई जेड की बहुत सारी ऐसी वैल्यूज होंगी जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी, इनफाइनाइट वैल्यूज एग्जिस्ट कर जाएंगी, ओके दोस्तों। तो ये कंडीशन है दोस्तों जो कि हमें यूनिक सोल्यूशन
ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, और कंसिस्टेंसी के थ्रू जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो हम मैंने आपको बताई। ठीक है, अब इसके आगे दोस्तों हम लोग क्या बात करने वाले हैं, अब इसके आगे हम लोग दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं कंडीशन फॉर इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के बारे में बात हो गई, तो अब बात करेंगे इनकंसिस्टेंसी के बारे में। ठीक है, इनकंसिस्टेंसी के बारे में दोस्तों बात करते हैं। और इनकंसिस्टेंसी की कंडीशन क्या है? सो रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी ही आपस में इक्वल नहीं है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी? ऐसी इक्वेशन को इनकंसिस्टेंस इक्वेशन हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। कंसिस्टेंसी की चीजों में हमें क्या चेक करना है? रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए बी। इफ दे बोथ आर इक्वल, ठीक है, देन इट मींस कि द गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ओके, and if it is the consistent given equation, then we should say we should check की unique solution or infinitely many solution। ठीक है, and if there is no consistency, it means कि rank of a not equals to rank of ab, then the equation is said to be inconsistent form of equation, and the solution की अगर मैं बारे में बात करूं, then there exists no solution। ठीक है, फॉर सच सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ऐसे में दोस्तों नो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो ये पूरा प्रोसेस, ये पूरा कॉन्सेप्ट हुआ दोस्तों। कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस के साथ साथ मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि कब और कैसे यूनिक सोल्यूशन होता है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होता है, और या फिर नो सोल्यूशन होता है। नो सोल्यूशन का मतलब है कि ऐसी इक्वेशन का कोई सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। यहाँ पर एक ही होता है, यहाँ पर बहुत सारे होते हैं, यहाँ पर होता ही नहीं है। ऐसा कोई वैल्यू नहीं एग्जिस्ट कर रही होगी जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक एग्जांपल मैंने अभी लिया हुआ है, और कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं अगली वीडियो में लेके आऊंगा, जहां पर मैं कंडीशन वाइज आपको चेक करके क्वेश्चंस में ये दिखाऊंगा कब नो सोल्यूशन, कब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, और जो मैं क्वेश्चन वहां पर लेने वाला हूँ बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो। ठीक है, सो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द सोल्यूशन। पहली बात तो हमसे ये कहा जा रहा है कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसकी कंसिस्टेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, और फिर ये कहा जा रहा है कि इसका सोल्यूशन अगर कोई है तो वो बताइए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे। ये हमारी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स बी, जो कि हमारे ये कांस्टेंट होते हैं ना, उनसे मिला करके हम लोग बनाते हैं। ये हमारे वेरिएबल एक्स वाई जेड। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, इस इक्वेशन को। मैंने यहाँ पर जितने भी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट थे उनको, जैसे मैंने ऊपर आपको सिखाया कि रो वाइज आप लिख लीजिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स में। पहली इक्वेशन में देखिए आप, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या क्या है? 1 1 1 मैंने लिख लिए, सेकंड में 3 1 2, एंड थर्ड में 2 4 एंड 7। और साथ में एक कॉलम मैट्रिक्स बना लीजिए एक्स वाई जेड इस वेरिएबल की। ये क्यों मैं कह रहा हूँ? अगर आप इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखिए, इस फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर -3 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को ये भी सीखना है हमें, कैसे हम किसी इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। इनको आपने जब ऐसे लिख लिया, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि मैं रो ऑपरेशन लगा करके ये कोशिश करूंगा कि इन मैट्रिक्स को मैं एक्लॉन फॉर्म में लगाऊं। एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी होती है, सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशन अप्लाई करना है, और जो भी रो ऑपरेशन आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे वही सेम रो ऑपरेशन यहाँ पर भी अप्लाई होगा। बिकॉज यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 3 रोज एंड 1 कॉलम है, तो रोज कितनी है? 3 है। ओके, अब देखिए यहाँ पर पहला एलिमेंट मेरा 1 है डायगोनल का, मुझे इसके नीचे के दो एलिमेंट 0 बनाने हैं, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर R1 के R2 के प्लेस पर 3 R1 को माइनस कर दूं, और R3 के प्लेस पर मैं 2 R1 को माइनस कर दूं। वही देखिए मैंने किया, R2 के प्लेस पर R2 माइनस 3 R1, एंड R3 के प्लेस पर R3 माइनस 2 R1 किया। ऐसा करने से दोस्तों प्रिंसिपल डायगोनल के फर्स्ट एलिमेंट के नीचे दोनों एलिमेंट देख रहे हैं आप 0 बन चुके हैं। अदर एलिमेंट -2 -1 2 एंड 5 हो गया। जो ऑपरेशन आपने इस तरफ लगाया वही आपको यहाँ राइट हैंड साइड पे भी लगाना है। तो -3 में जब आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 हो जाएगा, और -9 को -2 में भी आप जब प्लस करेंगे तो यहाँ पर +7, और ऐसे यहाँ पर जब R3 रो पे अप्लाई करेंगे ऑपरेशन तो ये 13 हो जाएगा। यानी कि आपको सिर्फ इस तरफ अप्लाई नहीं करना है, साथ ही साथ आपको ये रो ऑपरेशन यहाँ पर भी अप्लाई करते हुए चलना है। ठीक है, सेम रो ऑपरेशन बस, लेकिन याद क्या रखना है आपको, ध्यान क्या देना है?
डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट और उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट और उसके जो भी एलिमेंट है, ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही ध्यान रखना है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट और उसके वैल्यूज को कैसे हम उसके नीचे के एलिमेंट्स को जीरो बनाएंगे, हमें सिर्फ ये ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए अगली स्टेप आते हैं। अब अगली स्टेप में आप देखेंगे कि एक स्टेप में जो मैंने भी ये क्वेश्चन किया है दोस्तों, तो यहाँ पर आप, सॉरी थोड़ा सा और ऊपर करना होगा, ये देखेंगे -2 -1 2 5 हो गया। अब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कौन सा बचा, -2, इसके नीचे मुझे यहाँ जीरो करना है, तो सिंपली मैं इस रो को क्या करूंगा, इस वाली रो में ऐड कर दूंगा, R3 के प्लेस पर R3 + R2 कर दूं, तो देखिए ये जीरो हो जाएगा, ये यहाँ पर 4 बचेगा, एक्स वाई जेड एज इट इज रहेंगे, और यहाँ पर जब 7 को आप 13 में ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं इस मैट्रिक्स को कि ये एक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया है ना। अब ये एक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है दोस्तों। अब जब ये एक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया है, तो अब मैं आपसे कहूंगा, थोड़ा सा अलग तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, बुक्स में आपको सब एक साथ मर्ज कर देते हैं इसलिए समझ में ही नहीं आता। अब मैं कहूंगा आपसे, आप मैट्रिक्स ए को अलग से लिख लीजिए समझने के लिए अपने, और ए बी को एक साथ करके लिखिए। तो देखिए ए को लिखूंगा तो मैं क्या है, एंट्रीज क्या है, 1 1 1 -2 -1 0 0 4, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ था, एज इट इज मैंने लिख दिया। और जब मैं ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स को लिखूंगा तो बस मुझे डॉट डॉट करके 3 -3 7 और 20 ये जो वैल्यूज थी मैंने यहाँ पर लिख ली। देख रहे हैं आप, ए और बी बन गया। अभी आप ये देखिए, क्या ए में कोई और गुंजाइश बची है, क्या कोई और पॉसिबिलिटी है जो और जीरो बन सकते हैं, तो आप देखेंगे नहीं बन सकते हैं, और ये एक इक्लॉन फॉर्म में आ चुका है। और नंबर ऑफ रोज कितनी है दोस्तों, जो नॉन जीरो रोज हैं, 1 2 3, यहाँ पर 3 नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं, तो रैंक ऑफ ए कितना हो गया दोस्त, 3 हो गया। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर 20 है, यहाँ पर भी अगर हम देखें क्या जीरो बनाने की कुछ और पॉसिबिलिटी है, तो आप ये कह सकते हैं सर यहाँ पर सेकंड रो में अगर -1 में 4 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ऐड कर दूं तो ये जीरो हो जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ क्रिएट हो जाएगा, तो नॉन जीरो रो, तब ये रो पूरी तरह जीरो नहीं होगी दोस्त। तो फिर स्टूडेंट्स क्या है, आप इस मैट्रिक्स को देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ नॉन जीरोस कितनी है, ये भी एक एक्लॉन फॉर्म की मैट्रिक्स बन रही है, लेकिन नंबर ऑफ नॉन जीरोस कितनी है, यहाँ पर भी 3 है, इससे ज्यादा जीरो नहीं बन रही किसी तरीके से भी। तो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, 3। ठीक है, सिर्फ नंबर ऑफ नॉन जीरोस देखनी है। देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, रैंक ऑफ ए बी, जो कि कितनी है, 3। इट मींस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंस। तो ये चेक हो गया दोस्तों कंसिस्टेंस, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये इनकंसिस्टेंस हो जाता। ओके, इसके बाद दोस्तों अब मैं बात करूंगा साथ ही साथ आपको नेचर ऑफ सोल्यूशन के बारे में। तो नेचर ऑफ सोल्यूशन अगर आप देखो, बिना सॉल्व करे हम पता लगा सकते हैं कि कैसा सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी कितना है, 3। और नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं दोस्तों इस वेरिएबल, इस इक्वेशन में, एक्स वाई जेड, 3 नंबर ऑफ अननोन्स है ना। देख लीजिए इक्वेशन में एक्स वाई एंड जेड, यहाँ वेरिएबल्स या अननोन जिस जो भी आप बोलना चाहें, कितने हैं, 3। तो नंबर ऑफ अननोन्स भी 3 है, रैंक ऑफ ए एंड ए बी भी 3 है। इट मींस कैसा हो गया, ऊपर कंडीशन मैंने आपको बताई थी, इट मस्ट हैव अ यूनिक सोल्यूशन। नाउ द सोल्यूशन इज, यानी अगर सिर्फ क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आता है वो ये पूछते हैं एंट्रेंस एग्जाम में मोस्टली यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइटली, तो आपका आधा आंसर तो यहीं से हो गया। अब इसके बाद अगर आपको सोल्यूशन निकालना भी सीखना है, तो जैसे मैट्रिसेस पहले लिखी हुई थी ए एक्स इज इक्वल्स टू बी टाइप में ऊपर सॉल्व करने के बाद, आप इसे वैसे ही लिख लीजिए। ठीक है, जब आप इसे वैसे ही लिख लेंगे, तो आपने जैसे मैट्रिक्स इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में ओपन किया था, वैसे आप मैट्रिक्स को इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 एलिमेंट जीरो हो गए, थर्ड एलिमेंट सिर्फ बचा है, तो आप वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे लिखेंगे, रो का कॉलम में मल्टीप्लाई करिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -3। फिर यहाँ जीरो, -2 -1 तो 0x -2y -z इज इक्वल टू 7। थर्ड रो क्या हो जाएगी, 0x 0y प्लस 4z इज इक्वल टू 20। तो आप देख रहे हैं कि 4z इज इक्वल टू 20 है स्टूडेंट्स। तो 4z से हमें कितनी वैल्यू मिल जाएगी, 4z से अपने को वैल्यू मिल गई यहाँ पर, 4z से जो वैल्यू मिल गई वो मिल गई हमको कितना, z इज इक्वल टू 5। ठीक है, एक वैल्यू फाइंड हो गई। फिर दूसरी इक्वेशन 0 × x तो 0 हो गया, -2y -z इज इक्वल टू 7 है। यहाँ पर इस z की वैल्यू रखेंगे और y को सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों y की वैल्यू मिल जाएगी हमको कितनी, -6। देख रहे हैं आप यूनिक वैल्यूज
की बात की थी तो यूनिक वैल्यूज आ रही हैं। अब z इज इक्वल टू 5 इट मींस यूनिक है। और मैं अगर z इज इक्वल टू कह दूं कि a, तो a कोई भी वैल्यू हो सकती है। z इज इक्वल टू मैं ऐसे लिख दूं कि k, तो k तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, राइट। तो अगर ऐसा कहीं आ जाता कि z इज इक्वल टू k1 प्लस समथिंग, मान लो 2k या k 2k लिख दूं मैं, तो ये एक इनफाइनाइटली मैनी वैल्यू हो गई। आप k की वैल्यूज रखते जाओ, आपको अलग अलग वैल्यूज मिलती जाएंगी। लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ z इज इक्वल टू डायरेक्ट वे में आपका 5 लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू -6 लिखा है, इट मीन्स कि ये यूनिक वैल्यूज हैं, अब इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब पहली रो को सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वेशन -3 थी। अब यहाँ पर y और z की वैल्यूज रख दीजिए, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी -2। तो इस तरीके से देखिए, मैंने आपको बताया कि यूनिक सोल्यूशन है, तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट भी हो रही है, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -6 एंड z की वैल्यू 5। तो इस तरीके से दोस्तों हम चेक करते हैं कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट किसी इक्वेशन में रैंक को देखते हुए, कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की। और इसके बाद साथ में हम ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो कैसा सोल्यूशन देने वाला है, यानी वो यूनिक सोल्यूशन देगा, नेचर कैसा होगा, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन देगा, या फिर नो सोल्यूशन देगा। तो इन चीजों को देखते हुए हम इन चीजों को फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, अभी आपके क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए, इस वीडियो को मैं यहीं तक रख रहा हूँ, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ कंडीशनल क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, जिसमें यूनिक सोल्यूशन और नो सोल्यूशन भी होगा, और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन भी होगा। यानी कंसिस्टेंसी तो वहां पर आएगी आएगी, कंडीशनल क्वेश्चंस होंगे। और वो कंडीशनल क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम को आप उस वीडियो को देखने के बाद देखेंगे तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको आए हुए मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सबको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हैं तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड सपोर्ट दिस चैनल ऑफ ओ माई मैथ्स। और अपने दोस्त सचिन मिश्रा का ऐसे ही साथ देते रहिए। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाकर यूट्यूब पर लाता रहूंगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड दैट्स ऑल।